नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो, और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने कौन सी संस्थान के साथ मिलकर सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना हेतु समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, आईआईटी मद्रास। ठीक है, कोल इंडिया ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। किसके लिए किया है? तो ये नया सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत में जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिट है उसको गति देना। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, भारत का पीएसयू है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है पीएम प्रसाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 वर्ष की आयु में डेनियल नोरोकोटिक्स का निधन हो गया है। ये कौन से गेम से संबंधित थे? तो ये थे चेस ग्रैंड मास्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, चेस ग्रैंड मास्टर। ये अमेरिका शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। 29 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहर जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लागू किया है, तो वो कौन सा शहर है? तो वो है चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, चेन्नई। ये रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और निर्णय सहायक प्रणाली है जो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की भविष्यवाणी और प्रबंध करती है। ठीक है, कवरेज की अगर बात करें तो ये प्रणाली है, ये 4974 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करेगी जो चेन्नई में है। ठीक है, और चेन्नई और उनके आसपास के जिलों को कवर करेगी, और ये पूरे नदी बेसिन पर केंद्रित है, जिसमें 4 नदियों को कवर किया गया है, अंडियार नदी, कुम नदी, कोस्तल्यार नदी और कोल्लम नदी। ठीक है, हम बात करें इसके इम्प्लीमेशन और फंडिंग की, तो इसका जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट गारंट फंड पीडीजीएफ के अंतर्गत इसको वित्त पोषित किया जाएगा, और इसे तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian judge has been appointed as the chairperson of WIPO Advisory Board of Judges? तो WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज के चेयरपर्सन के रूप में अभी अपॉइंट किया गया है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को वैश्विक बौद्धिक संपदा WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल है ये 2025 से 2027 तक रहने वाला है। और ये पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय और एशियाई न्यायाधीश को इस प्रतिष्ठित वैश्विक पद पर नियुक्त किया गया है। अभी हम बात करते हैं WIPO के बारे में। क्या है WIPO? तो WIPO है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये यूएन की विशेष एजेंसी है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है विश्व में बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR है उनकी सुरक्षा और संवर्धन करना, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे वैश्विक सहयोग और नीतियों को बनाना इनका मुख्य कार्य माना गया है। और बात करते हैं हम WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज क्या है, तो ये बोर्ड दुनिया भर के प्रमुख न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञों से बना हुआ एक बोर्ड है। इनका मुख्य कार्य है WIPO का ये सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन देता है कि उनकी नीतियां विभिन्न न्यायिक प्रणालियों के अनुरूप मानकों के अनुरूप है कि नहीं, उनको सुनिश्चित WIPO के जो ये बोर्ड है वो करता है। ठीक है, वैश्विक IPO जो कानूनों को सामंजस्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये इनका प्रमुख कार्य है। और अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह है, इस बोर्ड का नेतृत्व करेगी, जो पहली भारतीय और पहली एशियाई जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस लिस्ट में भारत की जो रैंक है वो है 155 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 155। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है 155वें स्थान पर है। ठीक है, की फैक्ट की बात करें तो ये कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स, और इनके जो पार्टनरशिप है विथ एल्फा जियो के साथ। ठीक है, इनके द्वारा ये लिस्ट है ये पब्लिश की जाती है इंडेक्स। ठीक है, टॉप रैंक कंट्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे नॉर्वे,
सिंगापुर 4th पे और स्वीडन है वो 5th स्थान पे है। और वहीं बात करें हम बॉटम 5 की तो सूडान है, साउथ सूडान 226 नंबर पे है, ठीक है। लेबनान 225, हेती 224, सूडान 223 और पाकिस्तान है 222 नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं। वही बात करें इंडिया की रैंक की तो इंडिया की रैंक है 155वें नंबर पे आउट ऑफ 226 कंट्री, ठीक है। इस कंट्री में इस लिस्ट में पहली बार हुआ है कि 226 कंट्रीज को शामिल किया गया है। और बात करें इस इंडेक्स की जो कौन से पैरामीटर के देखते हुए इन लिस्ट को जारी किया जाता है, तो इसमें मेन 2 पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी की जाती है। पहला है रिस्क एक्सपोजर और दूसरा है रेजिलेंस कैपेसिटी, ठीक है। रिस्क की अगर हम बात करें तो एक देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना रिस्क ले सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर ये निर्धारित करता है। दूसरा है रेजिलेंस, एक देश की इमरजेंसी प्रॉब्लम को कितना कंट्रोल कर सकता है और अपने इन्वेस्टर को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके हिसाब से ये लिस्ट निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडे वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 है, इसका आयोजन किया जा रहा है पणजी गोवा में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, पणजी गोवा, ठीक है। इसका आयोजन स्थल पणजी गोवा है। डेट की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक इनका आयोजन किया जाएगा। अनावरण कब हुआ है? तो इसका अनावरण 21 अक्टूबर 2025 को हुआ है। अनावरणकर्ता कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा इनका अनावरण किया गया है। स्थान है पणजी गोवा। और इसमें टोटल भाग लेने वाले कंट्री कितने हैं? तो 82 कंट्री है जो इसमें हिस्सा ले रही है। कुल खिलाड़ी है 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और कुल जो पुरस्कार राशि है वो है 2 मिलियन यूएसडी, लगभग 17.58 करोड़ रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और इसके लोगो के साथ जो गान हुआ है इट्स योर मूव, इसका गान का नाम है इट्स योर मूव, ठीक है। यह लॉन्च किया गया है। जिसके प्रसिद्ध गायक कौन है? दिलेर मेहदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंगोल चाकाबो कौन से राज्य का पारंपरिक त्योहार है? तो निंगोल चाकाबो है ये एक पारंपरिक त्योहार है मणिपुर का। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मणिपुर। निंगोल चाकाबो है मणिपुर का एक संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पर्व है जो विवाहित महिलाओं को निंगोल कहा जाता है और उनके भाइयों तथा पैतृक परिवारों के बीच मजबूत पारिवारिक बंधन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है निंगोल चाकाबो। और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है और अर्थ है, ये निंगोल चाकाबो 2 शब्दों को मिला के बनाया गया है, जिसमें निंगोल है वो विवाहित बेटियों या महिलाओं का नाम है और चाकाबो है जो साथ में भोजन करने की प्रक्रिया है। तो इन दोनों वर्ड को मिला के निंगोल चाकाबो वर्ड दिया गया है जो राज्य का मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 है, इसका उद्घाटन किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जितिन प्रसाद। अक्टूबर 2025 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों इनके पास है, इन्होंने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजर कौन है इसके? तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है उत्तराखंड गवर्नमेंट और इंडियन एआई मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम बात करते हैं कुछ बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है एडीबी ने अक्टूबर 2025 में कौन सी संस्था के साथ मिलकर 3 मिलियन यूएसडी का सोवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट EEA साइन किया है? तो ये किया गया है एडीबी और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अक्टूबर 2025 में एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने 3 मिलियन यूएसडी का एक सोवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है। अभी तक के जो कम्युलेटिव टोटल है इनका EEA का, तो वो अभी तक 9 मिलियन यूएसडी हो गया है, ठीक है। इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है जो डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देशों के लिए जो एडीबी की ऋण देने की जो लैंडिंग कैपेसिटी है, लोन देने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाएगा। और ये एडीबी का पहला EEA है जो विश्व बैंक के साथ 2020 के बाद कुल छठा EEA विभिन्न जो मल्टीलेटरल डेवलपिंग बैंक है उनके साथ ये समझौता किया गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सोवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट EEA के बारे में। इसका पर्पज क्या है? ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो MDB जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है वह अपने लोन पोर्टफोलियो के जो जोखिम है उनको संतुलित करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी जो बड़े सोवरेन लोन वाले देश है जिनके एक्सपोजर बड़े हैं वो छोटे या कम एक्सपोजर वाले देशों के साथ स्वेप कर दिया जाता है, जिसका बेनिफिट क्या होता है?
उसका बेनिफिट है कि उनकी जो बैंक की जो कैपिटल है वो मुक्त हो जाती है और जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और फिर नए देशों में जो निवेश करने की गुंजाइश है वो बढ़ती है। ठीक है, ये इनका बेनिफिट रहता है। तो ये जो समझौता है वर्ल्ड बैंक और एडीबी के बीच जो कोलैबोरेशन दर्शाता है ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनमें वित्तीय अवसरों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका, तो इसका इम्पैक्ट है कि 3 मिलियन यूएसडी समझौते से एडीबी की जो कुल लैंडिंग कैपिटल जो है लैंडिंग कैपिटल है वो बढ़ गई है, जिससे वह भारत जैसे देशों को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए सस्ता और बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध करा पाएगा। ठीक है, बात करें हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एडीबी की, तो इसके प्रेसिडेंट है मास्टो कांडा जो जापान से हैं, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 क्लियरिंग कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव किसने दिया है, तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा गया है सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप। अक्टूबर 2025 में द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप ने, जिनकी अध्यक्षता रामा सुब्रमण्यम RS गांधी के द्वारा किया गया था, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, उन्होंने क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसे NSE क्लियरिंग लिमिटेड है जिनके लिए जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उसको बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है। ठीक है, करंट फी स्ट्रक्चर की बात करें तो करंट फी स्ट्रक्चर क्या है, तो NSE क्लियरिंग का जो करंट फी स्ट्रक्चर है जिसमें NSE से ओनली 5 to 6% फी मिलती है। ठीक है, लेकिन अभी जो नया प्रस्ताव दिया गया है उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फी बढ़ाकर 25% से 25% या उससे अधिक किया जा सके, ऐसा प्रस्ताव रखा है। बात करें हम सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में स्टैट्यूटरी पावर 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के तहत आया था। चेयरपर्सन कौन है, तो तुहिन कांता पांडे इनके चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2025 में किसे अपॉइंट किया गया है, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं साने तकाइची को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, साने तकाइची। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। पार्टी कौन सी है इसकी, तो इसकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, LDP इसकी पार्टी है। पूर्ववर्ती कौन है, सेगेरू इशिबा। ठीक है, इनके प्रतिद्वंदी जो थे वो थे योशिहिको नाडा, जिनको इन्होंने हराया था और इनको कुल मत मिले थे 237 लोअर हाउस से और 125 अपर हाउस में। ठीक है, इनका उपनाम जो है वो है आयरन लेडी ऑफ जापान। ठीक है, इनकी जो नीति है वो आबे नोमिक्स इनकी प्रमुख नीति है। राजधानी की अगर बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। और जापान की ये जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वो जापान की जो टोटल प्राइम मिनिस्टर है अभी 104 नंबर की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात करेंगे जो हाल ही में हुए नियुक्ति है उनके बारे में। तो हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने तरुण गर्ग को नया अपना MD व CEO के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को चुना है। TCS कल्याणी है जिन्होंने भारत के महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार संभाला है। श्री चंद्रशेखर जी है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। RBI के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल जो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो RBI के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना नया MD व CEO किसे बनाया है, कल्याण कुमार को। ठीक है, सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो वो बने पैट्रिक हेरेमनी। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया जिनके अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हुए महावीर लूनावत। ठीक है, विवेक मेनन है जो IUCN के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन SSC के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, कौन, विवेक मेनन। ठीक है, हर्ष संघवी है जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की है। निर्मल कुमार मुंडा है जो अभी एसोचैम के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।